हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मौलिक अधिकार जो हमें संविधान से प्राप्त है उसके बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स इंडियन पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग सभी एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं हम कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो मौलिक अधिकार वो मूलभूत अधिकार है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो ये जो है मूलभूत अधिकार है जो जीवन यापन के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। टोटल जो है 6 फंडामेंटल राइट हैं। पहले जो है 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को, और उसको जो है एक लीगल राइट बना दिया गया। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो फंडामेंटल राइट है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अमेरिका के जो संविधान है उससे अपना फंडामेंटल राइट्स जो है वो लिया गया है। और ये जो अपना फंडामेंटल राइट्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो है मेंशन है। और आर्टिकल जो है 12 से लेके आर्टिकल 35 में जितने भी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं वो मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स को जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद जो है अर्लियर 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था आर्टिकल 31 में, उसको हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 में, और इसको जो है एक लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 300A में जो है ये एक लीगल राइट है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम कि जो फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल इसका है 12 से लेके 35 तक। और उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पहले जो थे 7 फंडामेंटल राइट्स थे और अभी जो फिलहाल है वो कितने 6 हैं। और राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट्स था आर्टिकल 31 में, उसको 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया 1978 में, और ये एक लीगल राइट बन गया। और इसका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 300A। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि कौन कौन से जो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी, मतलब समानता का अधिकार, और ये इसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 14 से लेके 18 में ये मेंशन है। उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो है कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 में राइट टू फ्रीडम मेंशन है। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये जो है कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 23 से 24 तक में। उसके बाद चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 25 से लेके 28 में। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 29 से लेके 30 तक में। और उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 32 से लेके 35 तक में। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें संविधान में दिए गए हैं। इन सारे फंडामेंटल राइट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उससे पहले जो है कुछ और फैक्ट्स है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसको देख लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट इज क्वालिफाइड नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट जो है वो क्या है, क्वालिफाइड है, नॉट एब्सोल्यूट, मतलब पूर्ण नहीं है, ये क्वालिफाइड है ये। एंड एज ड्यूरिंग इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन में डाइल्यूट, और जब इमरजेंसी लगती है तो उस समय जो है फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार जो है वो डाइल्यूट हो सकते हैं। और इमरजेंसी का प्रोविजन जो है आर्टिकल 352 में है नेशनल इमरजेंसी, 356 में है स्टेट इमरजेंसी, और 360 में क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इस समय क्या है, आपका फंडामेंटल राइट जो है वो डाइल्यूट हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, ये डाइल्यूट हो सकते हैं। उसके बाद है देयर इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट, मतलब कि जो मौलिक अधिकार हैं उस पे क्या है, कुछ उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो फंडामेंटल राइट्स पे लगाए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है, न्याय उचित होता है, और इसका मतलब है कि आप जो है अगर फंडामेंटल राइट्स का आपका हनन हो रहा है तो इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है आप अपील कर सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो ये क्या है, जस्टिसिएबल है, मतलब न्यायोचित है फंडामेंटल राइट्स।
उसके बाद देखते हैं द सुप्रीम कोर्ट मेन वर्क इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फंडामेंटल राइट्स एंड द सिटीजन ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट का मेन काम क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार का प्रोटेक्शन करना, और सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के जो नागरिक हैं उनका प्रोटेक्शन करना किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है। और इसलिए इसे वॉच डॉग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, और ये जो है आर्टिकल 14 से लेके 18 में मेंशन है। तो आर्टिकल 14 हम देखते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि विधि के समक्ष समानता। तो इसके अंतर्गत क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य जो है सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और तथा उन पर एक समान लागू करेगा। इस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, उसके धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे और उसका प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। तो ये जो है किसमें दिया गया है, आर्टिकल 14 में दिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या दिया हुआ है, सोशल इक्वालिटी सामाजिक जो समानता है उसके बारे में इसमें दिया गया है। तो इसमें क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और राज्य के द्वारा नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है इस बेसिस पे कि उसका रिलीजन क्या है, रेस क्या है, कास्ट क्या है, सेक्स क्या है और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो ये आपका आर्टिकल 15 में है, सोशल इक्वालिटी मतलब सामाजिक समानता। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को मिलेगा, ये आर्टिकल 16 कहता है। ठीक, बट इसमें एक एक्सेप्शन है कि बट स्टेट कैन रिजर्व पोस्ट फॉर मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, SC, ST टू ब्रिंग अप द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। स्टेट जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन स्टेट जो है वो क्या कर सकता है कि रिजर्व कर सकता है कुछ सीट बैकवर्ड क्लासेज, SC, ST के लिए, ताकि जो है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, उनको ऊपर लाया जा सके। और इसको जो है हम पॉजिटिव वे में देखेंगे कि ये जो अवसर प्रदान किया जा रहा है बैकवर्ड क्लासेज को, SC, ST को, ताकि वो जो है वो मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी में जो है वो आ सके। इसे जो है हम पॉजिटिव वे में देखेंगे कि जो बैकवर्ड क्लासेज, SC, ST को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उससे क्या है कि ये जो है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी में आ सके। अगला देखते हैं हम आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत है उसका जो है अंत करना, ये कहता है आर्टिकल 17। और ये क्या कहता है कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है वो एक ऑफेंस है और एनीवन डूइंग सो इज पनिशेबल बाय लॉ, अगर ये कोई करता है तो उसको क्या है, पनिशमेंट मिलेगा। और आप किसी के धर्म, जाति, रंग के आधार पे उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या है, पनिशेबल बाय लॉ होंगे, मतलब लॉ के द्वारा आपको पनिश किया जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट ऑफ 1955 प्रोवाइडेड पेनल्टीज फॉर पर्सन प्रिवेंटिंग समवन एट द प्लेस ऑफ वर्शिप और टेकिंग वाटर फ्रॉम टैंक और वेल। ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है 1955 का। इसमें क्या है कि अगर आप किसी को किसी प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब पूजा के जगह पे जाने से रोक रहे हैं या किसी को पानी भरने से रोक रहे हैं टैंक या वेल से, तो आपको पेनल्टी मिलेगा और आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में क्या है, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल मतलब कि उपाधियों का अंत। इस आर्टिकल के अंतर्गत उपाधियों का समाप्त कर दिया गया और अब भारत में कोई भी नागरिक जो है अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है, जैसे कि राय बहादुर, खान बहादुर, महाराज, सुल्तान, ये सब जो है वो नहीं लगा सकता है। लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शंस हैं,
वो क्या है कि एजुकेशन अगर आपने कुछ वो किया है, गेन किया है, जैसे कि आपने डॉक्टरेट डिग्री गेन किया है तो आप डॉक्टर लगा सकते हैं, प्रोफेसर लगा सकते हैं, ठीक। आर्मी में हैं आप तो अपना रैंक आगे लगा सकते हैं। तो ये सब जो है कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ये सब टाइटल जो है महाराज, सुल्तान, राय बहादुर, खान बहादुर, ये सब जो है टोटली हटा दिया गया है आर्टिकल 18 में। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 में क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में क्या था? सोशल इक्वालिटी मतलब सामाजिक समानता। आर्टिकल 16 में क्या था? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में क्या था? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 में क्या था? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब उपाधियों का अंत। तो ये पूरा है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। तो होप आपको ये सारे जो हैं समझ में आ गए होंगे। दूसरा जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, ये हम देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो है कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तो आर्टिकल 19 देखते हैं हम। तो एज पर आर्टिकल 19 प्रेजेंटली देयर आर 6 राइट टू फ्रीडम। अभी जो है 6 राइट टू फ्रीडम है मतलब स्वतंत्रता के 6 अधिकार हैं एज पर आर्टिकल 19। पहले 7 थे लेकिन एक जो है ये 19(1)(f) हटा दिया गया। इसमें क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1978 में इसको हटा दिया गया। तो अभी जो है 6 राइट टू फ्रीडम है, 6 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये 19(1)(a) में मेंशन है मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता। ये अधिकार जो है राइट टू फ्रीडम में दिया गया आपको। दूसरा है 19(1)(b) में असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स मतलब सभा करने की स्वतंत्रता है आपको, लेकिन वो सभा कैसा होना चाहिए? पीसफुल होना चाहिए और बिना आर्म्स का होना चाहिए। तो ये अधिकार भी आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है। तीसरा है 19(1)(c) में टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आपको जो है इस आर्टिकल 19 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है 19(1)(d) मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें क्या है कि देश में कहीं भी आप जो है आवागमन करने की स्वतंत्रता आपको इस आर्टिकल में दिया गया है। अगला है 19(1)(e) टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब कि किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ये भी आपको आर्टिकल 19 में प्रदान किया गया है। 6 देखते हैं 19(1)(g) इसमें क्या है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस मतलब कि व्यापार करने की आपको स्वतंत्रता है। कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रता दिया गया है आर्टिकल 19 में। तो ये 6 जो है राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल 19 में दिया गया है। लेकिन जो आर्टिकल 19 में आपको राइट टू फ्रीडम जो दिया गया है 6 अधिकार, वो क्या है? उस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं मतलब कि उचित प्रतिबंध इस पे लगाए गए हैं। अब ये उचित प्रतिबंध इस पे क्यों लगाए गए हैं? ताकि जो है इसका मिसयूज ना हो सके, ठीक। अब आर्टिकल 19 में जो है देख लीजिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कुछ भी कहीं भी किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए संविधान ने क्या किया है कि ये 6 राइट टू फ्रीडम पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। और ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं आर इम्पोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ, ये किसके इंटरेस्ट में लगाया गया है? ताकि सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ताकि इंडिया की जो संप्रभुता है और अखंडता है उस पर कोई आंच ना आए। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट मतलब कि जो स्टेट की सुरक्षा है उस पर कोई बाधा ना आए। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स मतलब कि जो फ्रेंडली रिलेशन है हमारे फॉरेन स्टेट्स से उसमें कोई बाधा ना आए। पब्लिक ऑर्डर में कोई बाधा ना आए। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कि न्यायालय की अवमानना में कोई बाधा ना आए। और डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस या किसी का बदनामी या किसी को उकसाना किसी क्राइम करने के लिए, तो ये सब जो है मेंटेन रहे, इसलिए क्या है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है उचित प्रतिबंध वो लगाए गए हैं राइट टू फ्रीडम पे, स्वतंत्रता के अधिकार पे। और ये जो है वो जरूरी भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं डिफेमेशन इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 499(500) ऑफ इंडियन पेनल कोड। तो डिफेमेशन जो है मतलब किसी को अगर आप बदनाम कर रहे हैं तो ये क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ IPC इंडियन पेनल कोड के तहत। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेज मतलब कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
तो इसमें क्या है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब एक आदमी को एक ही ऑफेंस के लिए एक बार से ज्यादा सजा आप नहीं दे सकते हैं, मतलब कि एक अपराध की एक ही सजा होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये बाध्य किया जाए कि आप अपना गवाही जो है खुद दें। तो ये प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है आर्टिकल 20 में। उसके बाद जो है पनिशमेंट एज पर द लॉ ड्यूरिंग द कमिट ऑफ ऑफेंस। मतलब कि अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। मतलब कि जब आपने ऑफेंस किया है, अपराध किया है, उस समय जो लॉ था उसके अनुसार ही आपको सजा दी जाएगी। तो ये भी जो है अधिकार आपको प्राप्त है आर्टिकल 20 में। तो आर्टिकल 20 में आपको 3 अधिकार मिले हुए हैं, एक अपराध की एक सजा, उसके बाद अपराध करते समय जो भी कानून बना है उसी के तहत सजा मिलेगी आपको, और तीसरा जो है खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 21। इसके तहत क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 21 में मिलता है। इसके अंतर्गत क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। तो ये जो है किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। ये जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने कोई क्राइम किया, मान लीजिए आपने मर्डर कर दिया, ठीक। तो इसके लिए आपका क्या होगा, कोर्ट में ट्रायल होगा, आपके खिलाफ जो है क्या रहेंगे, विटनेस रहेंगे, और उसके बाद अगर कोर्ट को ये लगता है कि आप दोषी हैं तब आपको वो कोर्ट जो है सजा देगी। मान लीजिए सजा में दे दिया गया आपको हैंग टिल डेथ, मतलब डेथ की सजा दे दी गई। इसमें क्या है, आपका लाइफ को लिया जा रहा है, लेकिन कैसे लिया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश है उसकी तहत आपका ही लाइफ को लिया जा रहा है। तो होप आप ये समझ गए होंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है। आर्टिकल 21A में जो है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार भी जो है जोड़ा गया। बाद में ये जोड़ा गया है कब, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था इसको 2002 में, ठीक। और इसके तहत क्या है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। मतलब कि स्टेट जो है वो क्या करेगा, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है चिल्ड्रन को देगा 6 से लेके 14 ईयर्स के बच्चों को। और ये जो है बाद में जोड़ा गया था 2002 में, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था इसे। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज। आपको प्रोटेक्शन दिया गया है अरेस्ट और डिटेंशन के लिए सर्टेन केसेज में। तो इसमें क्या है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। मतलब कि किसी भी पर्सन को आप जो है हिरासत में ऐसे नहीं ले सकते हैं बिना उसको इन्फॉर्म किए कि उसकी क्या गलती है। मतलब हिरासत में लेने का आपको कारण बताना होगा। तो ये पहला है। सेकंड देखते हैं हम, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। इसमें क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट किए हैं और डिटेन किए हैं कस्टडी में, तो उसको आपको मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो उपस्थित करना है विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। मतलब कि उसके अरेस्ट से जो है 24 घंटे के अंदर जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना होगा। तो ये है आपका दूसरा। थर्ड देखते हैं हम, नॉर शैल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। मतलब कि अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार उसे प्राप्त रहेगा जो ये कस्टडी में रहेगा। मतलब कि वो अपने चॉइस का वकील जो है वो सेलेक्ट कर सकता है कि मेरा जो है केस ये लड़ेगा। उसके बाद देखते हैं हम, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ। इसका मतलब ये है कि अगर ये लगता है कि ये आदमी जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है या ये खुद को नुकसान कर सकता है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इसके लिए बनाया गया है। मतलब कि निवारक निरोधक कानून बनाया गया है। इसके अंतर्गत उसको डिटेंशन में डाला जा सकता है और उसको इसका रीजन बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंतर्गत जो है 3 महीने से ज्यादा तक उसको डिटेंशन नहीं दे सकते हैं, ठीक। उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा 3 महीने के बाद।
तीसरा मौलिक अधिकार देखते हैं हम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये किस में मेंशन है? आर्टिकल 23 और 24 में। तो आर्टिकल 23 देखते हैं हम। आर्टिकल 23 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। तो इसमें क्या है कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है और ना ही उससे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। और इसका उल्लंघन करने पे क्या है? इट इज ए पनिशेबल ऑफेंस, ये एक दंडनीय अपराध है। तो इसमें जो है मानव तस्करी को रोकने के लिए प्रावधान है और इसे जो है पनिशेबल बनाया गया है। तो अब हम देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, मानव तस्करी एक्चुअली होता क्या है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज एन इलीगल ट्रेड, यह एक इलीगल ट्रेड है इन विच ह्यूमन्स आर ट्रीटेड एज कमोडिटीज। इसमें आदमी जो है, इंसान को एज ए कमोडिटीज जो है वो ट्रीट किया जाता है और पर्सन्स को जो है वो सोल्ड कर दिया जाता है, बेचा जाता है स्लेवरी के लिए, बेगरी के लिए, बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूर, सेक्स ट्रेड, प्रोस्टिट्यूशन, इसके लिए जो है इंसान को बेचा जाता है और इसी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दूसरा है आर्टिकल 24। ठीक, आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब कि बाल नियोजन पे प्रतिबंध, जो चाइल्ड लेबर है उस पे जो है प्रतिबंध बताता है ये आर्टिकल 24। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो देखिए, चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और एनी अदर हजार्डस वर्क, मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों में या अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ये बोलता है आर्टिकल 24। दूसरा देखते हैं हम, चाइल्ड आर्टिस्ट कैन नॉट वर्क 3 आवर्स एट ए स्ट्रेच। अच्छा, जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं वो जो है काम कर सकते हैं, लेकिन 3 आवर्स से ज़्यादा, 3 घंटे से ज़्यादा एट ए स्ट्रेच काम नहीं कर सकते हैं। और अगर उनको आराम दिया जाता है तो आराम देकर उनको 5 घंटे जो है काम कराया जा सकता है 24 आवर्स में। उसके बाद जो है चाइल्ड हेल्पिंग दियर पेरेंट इन फैमिली इंटरप्राइजेज 3 आवर्स, मतलब कि ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स को फैमिली बिजनेस में हेल्प करते हैं वो 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। और आफ्टर 1900 आवर्स, मतलब रात के 7 बजे के बाद कोई काम जो है बच्चा नहीं करेगा फैमिली इंटरप्राइजेज में भी। तो ये भी रेस्ट्रिक्शन जो है इसमें दिया गया है। अगला देखते हैं हम, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन मेंटल डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, मतलब कि बच्चे को जो है काम करने को बोला गया है। जैसे 3 घंटे ये चाइल्ड आर्टिस्ट कर सकता है, 3 घंटे जो है फैमिली इंटरप्राइजेज में काम कर सकते हैं बच्चे, लेकिन इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि उनका मेंटल डेवलपमेंट ना हो रहा हो, उनका न्यूट्रिशन डेवलपमेंट ना हो रहा हो, फिजिकल डेवलपमेंट ना हो रहा हो और एजुकेशनल डेवलपमेंट ना हो रहा हो। तो इन पे जो है कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अगर इन पे कंप्रोमाइज हो रहा है तो आपका जो है ये चीज़ें जो हैं उसको सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब इसको भी रोका जा सकता है। तो होप आपको अभी तक मैंने जितने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम और पहला देखते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 में मेंशन है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब कि अंतकरण की, धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 में दिया गया है। इसके तहत जो है किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति मान सकता है और उसके रीति रिवाज को भी मान सकता है और धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन वो जो प्रचार प्रसार होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? सॉफ्ट पावर से होना चाहिए, ठीक, हार्ड पावर से नहीं होना चाहिए। हार्ड पावर का मतलब क्या होता है? जैसे कन्वर्सन जो करते हैं, फोर्स्ड कन्वर्सन, जबरदस्ती जो है धर्म चेंज करना या कोई लालच दे के जो है धर्म चेंज करना, तो ये सब जो है अलाउड नहीं है इसमें। आप सॉफ्ट पावर से अपना धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अगर आपका धर्म अच्छा है तो लोग अपने आप आपके धर्म से जुड़ने लगेंगे। इसके लिए आपको हार्ड पावर की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट पावर से ही जो है हम अपने धर्म को जो है फैला सकते हैं। ये समझ गए आप कि ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट रिलीजन, मतलब किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके रीति रिवाज को आप मान सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट पावर से। दूसरा देखिए इसमें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, मतलब कि अंतकरण की जो आपकी आजादी है वो एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स है,
ठीक, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो डाइल्यूट हो सकते हैं, जैसे कि इमरजेंसी के समय या और भी कोई सिचुएशन के समय ये डाइल्यूट हो सकते हैं। लेकिन जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइन, आपकी अंतकरण की जो आज़ादी है, आपको जो सोचने की आज़ादी है, वो क्या है, वो उसको कोई डाइल्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब अंतकरण की आज़ादी जो है ये एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एंड द स्टेट कैन नॉट स्नैच द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल, और स्टेट जो है वो आपके फीलिंग को थोड़ी छीन सकता है आपसे, कोई भी आपकी फीलिंग को आपसे नहीं छीन सकता है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नो रिलीजन ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल ये चाहता है कि मैं कोई रिलीजन को न मानूं, तो ये भी उसका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक, उसका एक मौलिक अधिकार है। जैसे कि करुणानिधि जो थे वो क्या थे, वो एथिस्ट थे, ठीक, वो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। तो इस तरह से नो रिलीजन जो है आपका क्या है, एक अधिकार है। और किसी जगह पे अगर आपको अपना रिलीजन डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं आप, तो आप नहीं कर सकते हैं, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। आपको कोई जबरदस्ती नहीं कह सकता है कि आप अपना रिलीजन जो है वो डिस्क्लोज कीजिए। तो होप आपको आर्टिकल 25 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इस आर्टिकल के तहत आप जो है रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। तो इसमें क्या है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयरऑफ शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत जो है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। दूसरा है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, धार्मिक विषयों में ये जो है मैनेज कर सकता है अपने ओन अफेयर्स को। उसके बाद सी क्या बोल रहा है, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये ओन कर सकता है या एक्वायर कर सकता है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को, मतलब कि धार्मिक जो संपत्ति है उसका ये अर्जन कर सकता है और उसका ये मालिक हो सकता है। उसके बाद जो है टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टी का जो है प्रशासन करने का अधिकार इसको लॉ से मिला हुआ है, मतलब इस आर्टिकल से इसे इस प्रॉपर्टी का प्रशासन करने का भी अधिकार मिला हुआ है। तो ये है आपका आर्टिकल 26, जिसमें है आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, ये इसकी आपकी स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं आर्टिकल 27। तो आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म के प्रमोशन के लिए, मतलब धर्म के विस्तार के लिए अगर कोई दान दे रहा है तो उस पे क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा, ठीक। धार्मिक कार्य के लिए जो धन है वो कर मुक्त होगा। इसमें क्या है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए या उसके पोषण के लिए व्यय की गई हो। सिंपल भाषा में आप इसको समझिए, तो अगर आप किसी धर्म को मानते हैं और उसका प्रमोशन करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप दान देते हैं तो वो जो दान वाला पेमेंट है वो क्या होगा, टैक्स फ्री रहेगा आपका, ठीक। तो इसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है किसमें, आर्टिकल 27 में। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये है कि सरकारी खर्च से चलने वाले जितने भी संस्थान हैं उसमें धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी और ना ही आपको फोर्स किया जाएगा कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करने के लिए, ठीक। तो ये इसका फ्रीडम आपको दिया गया है आर्टिकल 28 में। तो इसके अंतर्गत क्या है कि नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड, मतलब कि सरकारी खर्चे से जो चलने वाली संस्था है, किसी कोई भी शिक्षण संस्थान है अगर, तो उसमें धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी। उसके बाद क्या कहता है कि नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship
दैट मे बी कंडक्टेड इन सच इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ सिंपल भाषा में कि विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी भी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। पांचवा फंडामेंटल राइट्स अब देखते हैं हम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब कि संस्कृति और शिक्षा से संबंध जो अधिकार है उसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। और इसका आर्टिकल जो है कौन सा है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में ये मेंशन है। तो आर्टिकल 29 देखते हैं हम पहले। आर्टिकल 29 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है वो इस आर्टिकल में दिया गया है। जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनका लैंग्वेज को प्रोटेक्शन करना, उनका स्क्रिप्ट को प्रोटेक्शन करना और उनके कल्चर को प्रोटेक्शन करना, ये जो है आर्टिकल 29 कहता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन shall have the right to conserve the same, मतलब कि इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक जो है, माइनॉरिटी है, वो अपनी भाषा, अपना लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। ठीक, और इसके लिए जो है इसे ये अधिकार दिया गया है आर्टिकल 29 में। उसके बाद जो है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। इसका मतलब ये हुआ कि रिलीजन मतलब धर्म, रेस, वर्ण, कास्ट मतलब इसका जाति, और लैंग्वेज मतलब कोई भी लैंग्वेज वो बोलता है, उसके आधार पे जो है किसी भी शैक्षिक संस्था जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता है। किसी भी बंदे को इस ग्राउंड पे एडमिशन नहीं मना किया जा सकता है कि आप इस रिलीजन के हैं, आप इस रेस के हैं, आप इस कास्ट के हैं, या आप ये लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 29 में इसका भी अधिकार दिया गया है। तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं अगर कहीं भी एडमिशन आपको जो है डिनाई किया जा रहा है धर्म के आधार पे, रेस और कास्ट और लैंग्वेज के आधार पे। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उस शिक्षा संस्थान को प्रशासन करने का भी अधिकार इनको दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस एंड स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ग्रांटिंग एड टू सच इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकता है और सरकार जो है उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जो अगर उसको सपोर्ट चाहिए उस इंस्टीट्यूशन को। तो आपने सुना होगा कि जो मुस्लिम है वो क्या चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं। ठीक, तो ये उनका जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें वो अपने रिलीजन्स के बारे में बताते हैं और गवर्नमेंट जो है इसको एड भी प्रोवाइड करती है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट किस आर्टिकल के तहत प्रोवाइड करती है, तो आर्टिकल 30 के तहत ही प्रोवाइड करती है। अब ये लास्ट फंडामेंटल राइट है, ये छठा फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, मतलब कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो है किसमें मेंशन है, आर्टिकल 32 में मेंशन है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमने अभी तक पढ़े उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब सारे फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन जो है एग्जाम में सबसे ज्यादा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज से ही आता है। B.R. Ambedkar had said that Article 32 is the heart and soul of Constitution. B.R. Ambedkar ने क्या बोला था आर्टिकल 32 को कि ये जो है हार्ट एंड सोल है, मतलब कि हृदय और आत्मा है किसका, संविधान का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, जो इसको हृदय और आत्मा कहा गया है संविधान का। इसे जो है हृदय और आत्मा संविधान का क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो है और जितने मूल अधिकार हैं उसको ये संरक्षण करता है, मतलब उसको ये प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इसे प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। इसके तहत जो है अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट का जो है वो वायलेशन हो रहा है, मतलब उसका हनन हो रहा है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जो है वो जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है, तो ये आर्टिकल 32 के तहत, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के तहत। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है
वो फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये ऐसे प्रोटेक्ट करता है कि जब पर्सन कोई भी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह का रिट जो है वो जारी कर सकता है। रिट किसे कहते हैं? एक रिटन ऑर्डर होता है, उसी को रिट कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स का जो है हनन हो रहा हो। तो पहला जो रिट है वो क्या है? हैबियस कॉर्पस। इसको हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो है मैंडेमस, इसको हिंदी में कहते हैं परमादेश। तीसरा है प्रोहिबिशन, जिसको कहते हैं प्रतिषेध। चौथा है सर्टियोरी, जिसे कहते हैं उत्प्रेषण लेख। और पांचवा है कोवारंटो, जिसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। तो ये पांचों को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं हम और फर्स्ट देखते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या हुआ? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब किसी के शरीर को प्रस्तुत करना। इस रीट में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को यह लगता है उसको जो डिटेंशन दिया गया है वो क्या है? वो लीगल नहीं है। ऐसा अगर किसी व्यक्ति को लगता है तब सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करेगा कि जो हिरासत में लेने वाला अधिकारी है, जो ऑफिसर है जिसने जो डिटेंशन में डाला है किसी व्यक्ति को, उसके खिलाफ जो है एक रिट जारी होगा और उसको बोला जाएगा कि उस व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पुटअप करो उसको। तो इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ऑर्डर इशू करता है, जिसके तहत जो पर्सन डिटेंड है उसको ये कहता है कि आप इसको कोर्ट के सामने जो है पेश कीजिए। और इसमें कोर्ट जो है ये एग्जामिन करता है, मतलब कि इसको जो बंदी बनाया गया है वो लीगल है कि नहीं है। अगर ये लीगल नहीं हुआ तो क्या होगा? उसके बाद जो अफसर है जिसने इसको डिटेंशन में डाला है उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसको जो है फ्री कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हैबियस कॉर्पस क्या होता है। तो हैबियस कॉर्पस के तहत क्या होता है? इलीगल डिटेंशन जो होता है उसको जो है रोका जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम मैंडेमस, मतलब परमादेश। इसका मतलब क्या होता है? वी कमांड। ठीक, इसके तहत क्या होता है कि जब कोई सरकारी अधिकारी, कोई भी पब्लिक जो सर्वेंट है या पब्लिक ऑफिशियल है, वो अगर पब्लिक ड्यूटी को सही से नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है ये रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। और इस रिट में ये कहता है उस व्यक्ति को कि आप अपने कर्तव्य का जो है पालन अच्छे से कीजिए, आप अपनी ड्यूटी अच्छे से कीजिए, ठीक, अन्यथा आप पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि आपके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा अगर आप अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं करते हैं। और ये जो है पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए ही ये रिट जारी होता है। तो ये जो मैंडेमस रिट है ये किन किन के खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता है वो इसमें हम देख लेते हैं। तो अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के खिलाफ जो है ये रिट नहीं इशू किया जाता है। व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रेशनरी नॉट मैंडेटरी, मतलब ड्यूटी अगर ऑप्शनल है, अगर मैंडेटरी नहीं है तो उसके खिलाफ भी जो है ये रिट जारी नहीं होगा। थर्ड देखते हैं हम अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के अगेंस्ट में ये रिट जो है वो जारी नहीं किया जा सकता है। अगेंस्ट द स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नर्स के अगेंस्ट भी ये रिट जारी नहीं किया जा सकता है। और अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, अगर जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का और न्यायिक कैपेसिटी में काम कर रहा है तो उसके खिलाफ ये रिट जारी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोहिबिशन, मतलब प्रतिषेध। इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू फॉरबिड। इसका मतलब होता है फॉरबिड। ये जो रिट है प्रोहिबिशन, ये जो होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को जारी किया जाता है। और इसमें यह कहा जाता है कि आप अगर किसी मामले पे कार्रवाई कर रहे हैं तो उस कार्रवाई को रोक दीजिए, क्योंकि वो मामला जो है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मतलब आपके जुरिडिक्शन से बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपने कोई क्राइम किया बिहार में, अब आपका जो मुकदमा चल रहा है वो चल रहा है मुंबई के हाई कोर्ट में। तो ये जो है मुंबई के हाई कोर्ट को रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और कह सकता है कि ये जो अपराध किया था इस बंदे ने वो कहाँ किया था? बिहार में किया था। ठीक, तो आप जो है ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए जो है आप इस पे कार्रवाई रोक दीजिए। आगे देखते हैं हम द रिट ऑफ प्रोविजन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटीज, मतलब कि ये जो है न्यायिक जो ऑथोरिटीज है उसके खिलाफ ही ये रिट जो है वो जारी किया जा सकता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी, जो प्रशासनिक ऑथोरिटीज हैं या लेजिस्लेटिव बॉडी हैं या आपका प्राइवेट इंडिविजुअल है, इस पे ये रिट जारी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये केवल न्यायिक जो है ऑथोरिटीज के खिलाफ ही जारी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और प्राइवेट इंडिविजुअल पे ये रिट जो है जारी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम सर्टियोरी, ठीक, उत्प्रेषण।
तो इसका मतलब क्या होता है, टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक, इसके तहत क्या होता है कि इट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट ईदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विथ द लेटर टू इटसेल्फ और टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन केस। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को ये आदेश देता है रिट जारी करके कि जो केस तुम्हारे पास पेंडिंग चल रहा है उसको मेरे पास ट्रांसफर करो, या आपने उस पर जो डिसीजन दिया है उसको जो है निरस्त करो। ठीक, ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को दे सकता है। अच्छा, ये क्या है, ये प्रिवेंटिव है और क्यूरेटिव है, मतलब कि ये प्रिवेंट करता है गलत जो है अगर फैसला दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा उसको, और इसको क्यूर भी करता है ये। ठीक, अगर गलत फैसला दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा तो उसको ये रोकता है और फिर उसको सही से सुनवाई करता है और सही फैसला देता है। तो ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। अच्छा, ये जो रिट है सर्टियोरी, ये इशू होता है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल मतलब कि न्यायिक जो अथॉरिटीज है उनके खिलाफ, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी जो है ये रिट जारी होता है। और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के खिलाफ जो है 91 से स्टार्ट हुआ था, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसके बाद। इससे पहले जो है ये केवल न्यायिक अथॉरिटी के अगेंस्ट ही ये रिट जो है इशू होता था। तो एक चीज आप इसमें समझिए कि जो प्रोविजन था ये क्या था, केवल प्रिवेंटिव था। ठीक, इसमें क्या करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रोकता है लोअर कोर्ट को कि भाई ये जो है तुम्हारे जुडिक्शन के बाहर है तो ये आप जो है बंद कर दो। लेकिन सर्टियोरी में क्या है, ये जो है प्रिवेंटिव भी है, रोकता भी है और क्योर भी करता है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा गया है कि सर्टियोरी जो है वो क्या है, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव है, प्रिवेंटिव है केवल। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम देखते हैं को वारंटो। तो को वारंटो का मतलब क्या होता है, अधिकार परीक्षा। इसका मतलब है व्हाट ऑथोरिटी ऑफ वारंट, मतलब कि किस ऑथोरिटी पे। तो इसके तहत क्या है कि इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लेगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू बी ए पब्लिक ऑफिस। यह रिट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति जो है गैर कानूनी तरीके से कोई सरकारी पद को जो है वो प्राप्त कर लिया है, और अगर उसने गलत तरीके से लिया है तो उसको उस पद से हटा दिया जाएगा और उस पर जो है कार्रवाई भी होगी। आगे देखते हैं हम, द रिट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ ए परमानेंट नेचर। ये जो रिट है वो किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, तो वो जो पब्लिक ऑफिस है वो क्या होना चाहिए, सब्सटेंटिव होना चाहिए। मतलब कि वो जो व्यक्ति है वो जो पद जो ग्रहण किए हुए है वो कैसा है, परमानेंट नेचर का है, तभी ये रिट जो है उसके खिलाफ है वो जारी होगा। तो होप आपको सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट जो ये 5 रिट जारी करता है वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।